फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स आए हैं करने नेक्स्ट पार्ट। वीडियो है डार्क इंडिया पाकिस्तान हिस्ट्री नॉट टॉट टू यू इन स्कूल। अमेजिंग, 2 पार्ट्स कर चुके हैं, अब ये 3rd पार्ट होने वाला है। और जो 2nd पार्ट था वो तो ओ माय गॉड, जिसमें उन्होंने जिन्ना के बारे में बात की थी और कैसे मतलब यू टर्न उनका हुआ, वो मैं सुन के मैं तो शॉक में गई थी। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या ये हमारे साथ शेयर करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो ये तुर्कों का रूल था भारत में, मुगलों का रूल था। फिर क्या हुआ कि मराठास ने भारत को लिबरेट किया, मराठा एम्पायर ने। उसके बाद मराठा एम्पायर भी डिसइंटीग्रेट होने लगा 19th 17th 18th 19th सेंचुरी में, राइट। अभी 1800s का जो फर्स्ट हाफ है, 1800 से 1850 का वो वाला हाफ, उसमें एक बहुत ही महान लीडर का इमर्जेंस हुआ, महाराजा रंजीत सिंह जी। ये सिख रूलर थे। उसके पहले बहुत सारे सिख मिसलें थी, अलग अलग फ्यूडल स्टेट्स थे, फ्यूडल स्टेट्स नहीं लेकिन यू कुड से वॉरियर स्टेट्स सिखों के। वो 18th सेंचुरी में थे। तो 19th सेंचुरी में महाराजा रंजीत सिंह का आगमन हुआ, उनका राइज हुआ। उन्होंने एक बड़ा किंगडम स्थापित किया नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जिसको एम्पायर भी कहते हैं, सिख एम्पायर। इतना बड़ा नहीं था लेकिन बहुत पावरफुल था। इन्होंने क्या किया कि अफगान जो थे, जिन्होंने कश्मीर में और पंजाब में सदियों तक एट्रोसिटीज़ की थी, उनको पनिश करने के लिए अफगानिस्तान को इन्वेड किया। अफगान टेरिटरी को सिख एम्पायर में इनकॉर्पोरेट कर दिया और उन्होंने एक पूरी बड़ी बाउंड्री बना दी, राइट, बिटवीन सिख एम्पायर एंड द अफगान एम्पायर, दुरानी एम्पायर। फिर महाराजा रंजीत सिंह का जो देहांत हुआ 1839 के आसपास रफली, दर्शक चेक कर सकते हैं। उनका देहांत होने के बाद इमीडिएटली उनका एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया 10 वर्षों के अंदर। और ब्रिटिश एंग्लो सिख वॉर हुए थे। इवेंचुअली द ब्रिटिश प्रिवेल्ड। तो उन्होंने फिर जो सिख महाराजा रंजीत सिंह का जो एम्पायर था, जिसका बाउंड्री था विथ द दुरानी एम्पायर, उसको इंडिया और अफगानिस्तान का बाउंड्री बना दिया। बट उसमें बहुत सारा पश्तून टेरिटरी था जो महाराजा रंजीत सिंह ने जीता था एज अ पनिशमेंट अगेंस्ट द अफगान्स फॉर देयर एट्रोसिटीज। तो ये ड्यूरांड लाइन बन गया इवेंचुअली, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बाउंड्री है आज। उस समय भारत और अफगानिस्तान का बाउंड्री था। सो इट इनकॉर्पोरेटेड अ लॉट ऑफ पश्तून टेरिटरी। तो आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है वो ये है। ये ड्यूरांड लाइन को अफगानिस्तान वाले लोग और पश्तून लोग मानते नहीं है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान का जो पश्तूनिस्तान हिस्सा है वो भी अफगानिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। सो दैट इज द रूट ऑफ द टेरिटोरियल डिस्प्यूट बिटवीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान। बहुत ही सीरियस टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। वहाँ पीस नहीं होने वाला है अनफॉर्चुनेटली अगले 5-10 सालों में। हाँ, और बढ़ेगा अनफॉर्चुनेटली, चलेगा। अभी पाकिस्तान में जो सिचुएशन है वो आप देखिए क्या है। इट इज गेटिंग वर्स आज के डेट में 2022 में। एनीवे, मैं बहुत आगे आ गया। तो ये सब हिस्ट्री है। ये सब ब्रिटिश लोग ने इधर उधर सब किया है। उन्होंने डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी किया है। तो अभी ब्रिटिश लोग, जो ब्रिटिश एम्पायर था जो यहाँ से जा रहा था 1947 में, ये बाल बच गए कि इंडियन नेवल रिबेलियन फेल हो गया। कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग ने साथ में मिलकर इस रिबेलियन को फेल करवाया। फिर एक ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, पार्टीशन हुआ। पार्टीशन क्यों हुआ? क्योंकि ये अभी भी कुछ इन्फ्लुएंस रिटेन करना चाहते थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। बाजू में ही इतना बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है, राइट, और ये पूरा गल्फ रीजन एंड द अरेबियन पेनिनसुला। तो उसके पास दे वांटेड अ कंट्री और अ स्टेट विच इज अलाइड विद देम। अब अगर भारत को आप छोड़ के जाओगे तो भारत तो 200 वर्ष तक उनके कदमों के नीचे था। भारत उनके लिए पॉजिटिवली प्रीडिस्पोज नहीं होगा। तो उन्होंने भारत को तोड़ा और जिस कंट्री को उन्होंने क्रिएट किया, इट विल डेफिनेटली बी पॉजिटिवली इंक्लाइंड टुवर्ड्स ब्रिटेन एंड द वेस्ट। तो पाकिस्तान को इसलिए उन्होंने क्रिएट किया। और कश्मीर डिस्प्यूट भी उन्होंने इसलिए ओपन किया ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहे भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था टू रिटेन सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन द सबकॉन्टिनेंट एंड इन द गल्फ रीजन।
मतलब ये एक्चुअली इस कहानी में विलन सिर्फ ब्रिटिश नहीं है, पूरा वेस्टर्न फ्रंट है। उस समय ब्रिटिश ही थे, ओके, उस समय ब्रिटिश मेन प्रिंसिपल एक्टर्स थे। बट जो आप कह रहे थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका बिकेम द वर्ल्ड सुपर पावर। हाँ, वो ब्रिटेन के टूटने के बाद जो उन्होंने भारत को छोड़ दिया, उसके बाद एसेंशियली उन्होंने 1945 में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर एंड हुआ और ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट एक पूरा रीफ्रेमिंग रीशेपिंग ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर हुआ इन द यूएस, ब्रेटन वुड्स होटल में। तो उसमें ये एसेंशियली हैंड ओवर ऑफ पावर हुआ फ्रॉम लंदन टू वॉशिंगटन। लेकिन उस समय भी 1947 में भी प्राइमरी पावर सब कॉन्टिनेंट में और गल्फ में उस समय भी ब्रिटेन था, बट दे स्लोली हैंडेड इट ओवर विद इन अ डेकेड ओवरऑल टू द यूएस। क्योंकि इकोनॉमी छोटी हुई। कोल्ड वॉर के समय की बात है। तो ब्रिटिश की इंटेंशन क्या थी तब, उनके दिलों में क्या था? दिलों में उनके दिलों में भारत को तोड़ना था। दे हेटेड इंडिया। और किसी भी देश को आपने 200 वर्ष तक प्लंडर किया है, आप उसको छोड़ के जाएंगे तो ये फिर से बढ़ेंगे और ताकतवर होंगे, तो किसी दिन आपको वापस उसका रिवेंज तो फेस करना पड़ेगा। उससे अच्छा आप तोड़ दो देश को और एक दूसरे से लड़वाओ। सो ऐसा करने से आपके लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट चलेंगे। जैसे उन्होंने अफ्रीका में किया, उन्होंने बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया है। अलग अलग जगह पर आप किसी एथनिक ग्रुप का जो टेरिटरी है उसको काट दो और उसको मिक्स करो दूसरे एथनिक ग्रुप की टेरिटरी से। सो आपका एक ये स्क्वायर देश बना अफ्रीका में, उसमें 3 अलग अलग एथनिक ग्रुप से जो ट्रेडिशनली साथ में नहीं रहते, अब आप उनको फोर्सिबली साथ में डाल दिया है तो सिविल वॉर होगी। देन यू कैन कीप प्लंडरिंग, मतलब आपस में लड़ते रहेंगे। हाँ, आज भी अफ्रीका कॉलोनाइज्ड है, आज भी कॉलोनाइजेशन चल रहा है एक्टिवली, हमें दिखता नहीं है। हम कहते हैं वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट से और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से, ये सब सिर्फ आई वॉश है, दिखावा है। एक्चुअल पावर्स, यूरोपियन पावर्स आज भी है अफ्रीका में। तो ये अगर आप ऐसे सिविल वॉर्स करवाते रहेंगे तो ये सब आपका उधर इन्फ्लुएंस रहेगा हमेशा एज अ मीडिएटर, एज द बेनेवोलेंट फॉरेन पावर। ये बहुत पुराने जियोपॉलिटिकल ट्रिक्स है फ्रॉम द ओल्ड प्लेबुक। तो भारत में भी उन्होंने ये किया है। तो भारत का बंटवारा अलग अलग देशों में कर दिया, श्रीलंका अलग हो गई। अगर हम चाहते, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होती तो हम ये नहीं होने देते। अगर फॉर एग्जाम्पल श्री सुभाष चंद्र बोस प्रिवेल करते तो बहुत ही अलग सिचुएशन होता भारत में। पाकिस्तान और भारत का कभी बंटवारा होता ही नहीं। अभी क्या हुआ था कि जो इंडियन नेशनल आर्मी थी उसमें हिंदू सोल्जर्स थे, सिख सोल्जर्स थे, मुस्लिम सोल्जर्स भी थे। दे फॉट टुगेदर, दे ब्लेड टुगेदर, दे डाइड टुगेदर एंड दे ऑल रिकॉग्नाइज सुभाष चंद्र बोस एज देयर लीडर। सुभाष चंद्र बोस के लिए जीने और मरने के लिए तैयार थे एनी टाइम, हिंदूज भी और मुस्लिम्स भी और सिख्स भी। अभी वही सेम सोल्जर्स, सुभाष चंद्र बोस का डिसअपियरेंस हो गया, आईएनए को डिसबैंड कर दिया, फिर वही सोल्जर्स जो मुस्लिम सोल्जर्स थे उसमें बहुत सारे, वो पाकिस्तान चले गए। इसका मतलब क्या है कि अगर एक स्ट्रॉन्ग लीडर होता, भारतीय लीडर, तो फिर वो भारत को अलीजेंस जरूर देते। लेकिन मिस्टर नेहरू जैसा कोई लीडर आ गया जो अनफॉर्चुनेटली इतने कम्पिटेंट नहीं थे, तो ये जो मुस्लिम सोल्जर्स थे उनके जैसे लीडर को एक्सेप्ट करना चाहते नहीं थे। उससे अच्छा वो चाहते थे कि अलग उनका देश बन जाए। तो इसका मतलब ये है कि अगर सुभाष चंद्र बोस जीतते ये वॉर तो भारत का बंटवारा कभी भी नहीं होता, गारंटीड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हार गए और वो डिसअपियर हो गए। उसकी पूरी अलग कहानी है। राइट। क्या लगता है सुभाष चंद्र बोस का क्या हुआ सर, अकॉर्डिंग टू यू? वो जो कंस्पिरेसी थियरीज हैं, वो एक नाम भूल गया, समथिंग बाबा, गुमनामी बाबा, गुमनामी बाबा वाली कंस्पिरेसी थियरी। प्लेन क्रैश तो हुआ ही नहीं है, कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है। फॉर्मोसा, आज ताइवान कहते हैं उसे, अगर आप वहाँ जाएंगे वो एयरपोर्ट अभी भी है, वहाँ पर ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं कि वहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ था। राइट, पहली बात तो ये है। और सारी की सारी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ये दिखाती है कि मिस्टर बोस वाज अलाइव आफ्टर दैट। और भारत में जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है बहुत स्ट्रांग है कि गुमनामी बाबा वही थे, सुभाष चंद्र बोस, और उनका देहांत 1985 में हुआ। सो बहुत सारे पीसेस ऑफ एविडेंस है, उनके राइटिंग्स है, उनके चश्मे है, बहुत कुछ और है। उन्होंने पब्लिक आई में कुछ किया क्यों नहीं? वही तो मेरा क्वेश्चन। बिकॉज उनका पॉलिटिकल स्टैंडिंग नहीं था। बहुत सारे पहली बात तो ये है कि उन्होंने एक्सिस पावर्स के साथ अलायंस किया था, विद जापान एंड ऑल्सो विथ नाजी जर्मनी। मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। ये उस समय किसी को पता नहीं था कि हिटलर क्या कर रहा था विद द जूज एंड द रोमानी पीपल, किसी को पता नहीं था।
उस समय यही पता था कि हिटलर वॉज फाइटिंग द यूके, तो भाई क्यों नहीं, वाई नॉट अलाइव विथ हिम। तो मिस्टर बोज ने हिटलर के साथ अलायंस किया, फिर वहाँ से जापान गए, उनके साथ अलायंस किया, वहाँ से उन्होंने पूरी सेना को रेज किया एंड सो ऑन। सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत में उनके जो अलाइज थे वो हार गए, और फिर जो ब्रिटिश थे और मिस्टर नेहरू और बाकी जो लोग थे, उन्होंने मिस्टर बोस को एज अ वॉर क्रिमिनल पेंट किया। ये तो और अगर वॉर क्रिमिनल वापस आता है बाहर पब्लिक आई में तो उसको हैंग करेंगे, बिकॉज न्यूरनबर्ग ट्रायल्स में बहुत सारे नाजी लीडरशिप को हैंग किया, टोक्यो में भी ये सब हुआ, हिदेकी तोजो को हैंग किया। देयर वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि सुभाष चंद्र बोस को भी हैंग करते इफ ही हैड कम आउट इन द पब्लिक। सो इट इज़ पॉसिबल कि ऐसा कोई अग्रीमेंट था या अंडरस्टैंडिंग था कि ही विल नेवर कम आउट इन पब्लिक, एंड सो देर आर मल्टीपल रीजंस, पॉसिबल रीजंस। अभी भी 100% प्रूफ नहीं है कि गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस ही थे, लेकिन 95% प्रूफ, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो हमें बताता है कि वही थे। सर मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में पूछना चाहूँगा। हाँ, क्या हुआ पार्टीशन के बाद जब वो पाकिस्तान चले गए? तो श्री जिन्ना को अपना देश मिल गया, वो पाकिस्तान चले गए, और उस समय उनको ऑलरेडी ट्यूबरक्यूलोसिस हो गया था, काफ़ी एडवांस स्टेज में थे और टीबी के। तो ही बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आई थिंक, पाकिस्तान के वजीर आजम, और एक आध वर्ष के अंदर ही आई थिंक उनका देहांत हो गया मिस्टर जिन्ना का। और क्यूरियस बात यह है कि आज भी मिस्टर जिन्ना का फैमिली अवेलेबल, आई मीन है उपलब्ध दुनिया में, उनके डिसेंडेंट्स आज भी जीवित है, उनमें से कोई भी पाकिस्तानी नहीं है। उनकी बेटी ना पाकिस्तानी नहीं बनी, उनकी जो बेटी थी उनका नाम था दीना, शायद दीना। सो शी वॉज काइंड इनफ टू अवर फादर कि वो इंडियन नहीं बनी, शी बिकेम अमेरिकन और कैनेडियन ऐसा कुछ, तो उसने कोई और सिटीजनशिप ले लिया। और मिस्टर जिन्ना के जो ग्रैंडसन है नस्ली वाडिया, वो भारतीय है। नस्ली वाडिया का जो बेटा है नेस वाडिया, वो भी भारतीय है। तो मिस्टर जिन्ना का जो भी सर्वाइविंग फैमिली है उनमें से कोई भी पाकिस्तानी नहीं बना। So that is the greatest failure of Mr. Jinnah. Oh my God! Nobody bought, his own family did not buy into his vision and the country that he was given. ये बात है सर। तो मैंने इस पॉडकास्ट की शुरुआत में ये सोचा था कि हम प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में भी बात करेंगे, पर ये प्री इंडिपेंडेंस फेज को लेके ही बहुत सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव्स है लोगों के, गलत फहमियाँ हैं लोगों के, एंड आई होप कि इस एपिसोड के थ्रू वो गलत फहमियाँ अभी थोड़े सॉल्व हो चुके या एटलीस्ट थोड़ा पर्सपेक्टिव मिल चुका है। तो इस पॉडकास्ट के अंत में आप कुछ कहना चाहोगे प्री इंडिपेंडेंस भारत, यानी कि प्री इंडिपेंडेंस पाकिस्तान और प्री इंडिपेंडेंस इंडिया के कहानी के बारे में जो लोगों को जानना चाहिए टू एंड दिस पर्टिकुलर एपिसोड? लोगों को यही जानना चाहिए कि हम एक ही लोग हुआ करते थे, हमारे ओरिजिन एक ही है। ऐसा बहुत लोग कहते हैं कि जो हमारे जो मुसलमान है, हमारे जो मुसलमान भाई बहन है वो इन्वेडर्स के डिसेंडेंट्स है, ये बिल्कुल नहीं है। अगर आप जेनेटिक एविडेंस को देखेंगे तो दे आर द सेम एज अस। पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग अपना जेनेटिक टेस्ट करवाता है, 23andMe ऐसा कुछ तो आता है, अलग अलग ऑनलाइन टेस्ट आप करवा सकते हो। सो जेनेटिकली हम एक ही लोग हैं, हमारा पास्ट वही एक ही है, हमारे पूर्वज भी सेम है, लेकिन हम सब हिंदू थे। बिकॉज ऑफ द इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री आज हम अलग अलग बट गए हैं, लेकिन वी नीड टू फाइंड अ वे टू लिव, टू गो फॉरवर्ड टुगेदर, यही कहूँगा मैं। सर दोनों इंडिया और पाकिस्तान के फ्रीडम हिस्ट्री में या फ्रीडम स्ट्रगल के हिस्ट्री में शायद सबसे दो इम्पॉर्टेंट इंसान महात्मा गांधी जी थे और मोहम्मद अली जिन्ना साहब। सर तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों की लेगेसी क्या है इंडिपेंडेंस के बाद? मतलब इसी एपिसोड में मैंने आपको उनके इंटेंशंस के बारे में पूछा, तो उसी सवाल का एक एक्सटेंशन सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि क्या लगता है उनकी लेगेसी क्या है? क्योंकि पाकिस्तान के नोट्स पर जिन्ना साहब के फ़ोटोज़ छपते हैं, इंडिया के नोट्स पर महात्मा गांधी के फ़ोटोज़ छपते हैं, बट समवे ब्रिटिशर्स का भी हाथ रहा है इन चीज़ों में कि इतिहास इन दोनों इंसान को कैसे याद रखेगा और स्कूल्स में इन दोनों इंसानों के बारे में क्या सिखाया जाएगा, लोगों के दिलों में इन दोनों इंसानों को लेकर क्या राय होगी। पर आपके अकॉर्डिंग एज अ न्यूट्रल हिस्टोरियन, मतलब आप उनको लगता होगा बस ऑब्जेक्टिवली इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो कॉन्स्टेंटली, आप क्या कहना चाहोगे? अगर हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट करें और सोचे कि आज से 100 साल बाद अगर कोई हिस्टोरियन या हिस्टोरियंस इस चैप्टर ऑफ हिस्ट्री को एग्जामिन करेंगे तो उनका इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगा,
आज हमारा काफी इमोशनल अटैचमेंट आज भी है, हम इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं तो इमोशनली सोचते हैं। आई फील कि यंगर जनरेशन का थोड़ा कम है, अच्छी बात है। आई थिंक कि मिस्टर जिन्ना का लेगेसी पहले देखते हैं। मिस्टर जिन्ना ने एक कंट्री को जन्म दिया, वी कैन से, वो आज एक फेल्ड स्टेट है अनफॉर्चुनेटली। आज वहां पर डिक्टेटरशिप है, आर्मी रूल है, ISI रूल है, डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पर लिविंग स्टैंडर्ड्स नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स है। और उनके स्वयं के जो फैमिली वो वहां नहीं रहा। सो मिस्टर जिन्ना का लेगेसी यही है, ही क्रिएटेड अ फेल्ड स्टेट विच इज रन बाय अ ग्रुप ऑफ जनरल्स, और कुछ नहीं। वो चाहते थे कि डेमोक्रेसी हो, ये सब हो, इट विल बी, पता नहीं क्या टर्म यूज करते थे, लाइक यूटोपिया, राइट? यूट्यूब तो बना नहीं, इट बिकेम द ऑपोजिट ऑफ यूट्यूब, इट हैज बिकम अ हेल फॉर द पीपल। आई थिंक हमारे पाकिस्तानी दर्शक भी ये जानेंगे, आई मीन एक्सेप्ट करेंगे कि उनके देश की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। इट इज इन अ बैड कंडीशन, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। अगर आप मिस्टर गांधी का लेगेसी देखेंगे तो उनका लेगेसी एसेंशियली है मिस्टर नेहरू एंड हिज रूल और एंड हिज पार्टी रूल। सो मिस्टर गांधी ने अनडेमोक्रेटिकली मिस्टर नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनवाया था। जब प्राइम मिनिस्टर का चॉइस करने वाले थे, देयर वाज अ डेमोक्रेटिक वोट इन द कांग्रेस पार्टी और ओवरवेलमिंगली सबने वोट किया था मिस्टर पटेल के लिए, और मिस्टर नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला था। लेकिन मिस्टर गांधी ने ऐसा कहा कि मैं फास्टिंग करूंगा, फास्ट अंटिल डेथ, तो आप एक्सेप्ट कीजिए मिस्टर नेहरू को। फिर मिस्टर पटेल ने भी कहा कि मैं मिस्टर नेहरू को एक्सेप्ट करता हूँ, एंड दैट्स हाउ दिस एंटायर थिंग हैपेंड। लॉजिक क्या था? I don't understand. That's unfair. I think the British liked Mr. Nehru more than Mr. Patel. Mr. Patel definitely Mr. Gandhi के राइट हैंड मैन थे, लेकिन he was much more nationalistic and patriotic. और वो एक रियलिस्टिक व्यक्ति थे। उन्होंने पूरे भारत को यूनिफाई तो किया, अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स को इनकॉर्पोरेट किया बाय हुक और बाय क्रुक इनटू द इंडियन यूनियन। सो ही वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन, बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति थे और बहुत पेट्रियोटिक तो थे ही। मिस्टर नेहरू, मैं नहीं कहूँगा कि नॉट पेट्रियोटिक नहीं थे, लेकिन वो इतने कैपेबल नहीं थे अनफॉर्चुनेटली। पर उनके पीपल स्किल्स बहुत बढ़िया थे शायद। सबके कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। मैं उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हाईलाइट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि शायद इसकी वजह से the British liked him more. Possibly. So it looks like Mr. Nehru was the preferred person for the British. तो मिस्टर गांधी ने करवा दिया, और फिर उसका लेगेसी है द decades of stagnation in India। इतना जो भारत इतना टूटा हुआ कंट्री था, when you are at such a low point you can rise very fast, लेकिन ये नहीं हुआ। अगर हम जैसे साउथ कोरिया में हुआ, एग्जैक्टली। तो भारत बहुत वर्षों तक पुअर ही रहा। 1990s में हमको फोर्सिबली लिबरलाइजेशन करना पड़ा, क्योंकि हम बैंकरप्ट हो गए थे। तब से हमारा इकोनॉमिक ग्राफ अलग डायरेक्शन में गया है, लेकिन उसके भी अलग प्रॉब्लम्स आए हैं। सो बोथ ऑफ दीज लेगेसीज आर नेगेटिव। अगर हम कंपेयर करेंगे तो मिस्टर जिन्ना की लेगेसी ज़्यादा नेगेटिव है, क्योंकि उनका कंट्री अनफॉर्चुनेटली फेल्ड स्टेट के ब्रिंक पर पहुंच गया है। इट इज़ हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स, बाय द आर्मी। बलोचिस्तान में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है। यू कैन सी द न्यूज़ एवरी डे। पश्तूनिस्तान में बहुत ही ये सेंटिमेंट है कि हम अलग हो जाए पाकिस्तान से। सिंध में बहुत वर्षों से, डेकेड से है GA सिंध मूवमेंट। तो एक्चुअल जो पाकिस्तान है वो पंजाबिस्तान है। कश्मीर भी उनका हिस्सा नहीं है। कश्मीर का थोड़ा पार्ट उन्होंने लिया है बिकॉज द ब्रिटिश अलाउड देम टू डू इट, एंड मिस्टर नेहरू अलाउड दैट। तो पाकिस्तान एक्चुअली इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म टेनेबल स्टेट, और ये उनके नागरिकों के लिए बहुत ही दुख की बात है, बिकॉज दे हैव डन नथिंग रॉन्ग, बट दैट्स हाउ इट इज। अभिजीत चावड़ा सर, थैंक यू फॉर वन मोर ब्रिलियंट एपिसोड ऑफ TRS हिंदी। मोस्ट वेलकम, थैंक यू, धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, वेरी इंटरेस्टिंग, मजा आया सुनने में, और खासकर जब ये बताया कि जो जिन्ना है उनकी फैमिली का कोई भी मेंबर पाकिस्तानी नहीं है, अब सबने बाहर की कंट्रीज की सिटीजनशिप ले लिया। और सबसे अमेजिंग क्या था कि उन्होंने बताया, वो क्या नाम था, नाडिया वाला, वो जो प्रीति जिंटा का बॉयफ्रेंड था, मुझे याद है उन दोनों की शादी भी होने वाली थी, फिर प्रॉब्लम्स हो गई और फिर प्रीति जिंटा ने किसी और के साथ शादी कर ली, काफी उस टाइप से था। मुझे पता ही नहीं था कि ये जो है ये एक्चुअली में जिन्ना से रिलेटेड है। तो मैं आई वॉज शॉक टू हियर दैट, और वो इंडियन है। दैट इज सो अमेजिंग। मैं तो हैरान ही हो गई हूँ। तो मतलब वो पाकिस्तान गए थे
फिर वहां से मूव करके वापस इंडिया आ गए, मुझे नहीं समझ में मोस्ट आया। लाइकली पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि यूके गए होंगे। वो कह रहे हैं उनकी जो डॉटर थी Daughter वो तो कनाडा या यूएसए चली तो गई वहां थी। से मेरे ख्याल से इंडियन बने होंगे, फिर पता वहां नहीं से क्या। क्या वो उनका ग्रैंडसन बोल रहे थे ना, फिर बेटी का बेटा जो था वो यहाँ आया था, और उनका जो बेटा है वो ये नाडिया वाला जो है वो है। दैट वाज अमेजिंग। तो ये देखो कंट्री तो एक के दो टुकड़े कर दिए, खुद कोई राह नहीं, वो कंट्री भी डूब रही है, और उस कंट्री को जिसको बनाया उसकी वजह से इतनी हेट्रेड, इतनी मतलब मुश्किलें जो हैं इंडिया को भी फेस करनी पड़ रही हैं। मतलब क्या किया वो ये कह रहे हैं। राइट, और जो भी मतलब बता रहे थे वो राइट, उसमें सारी बातें आज तो आजकल पब्लिक हो चुकी हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोई, देखिए पहले एक समय होता होगा जहाँ पे ये बातें जो हैं जो उन्होंने बताई मिस्टर चावड़ा ने, वो इजीली अवेलेबल नहीं होती थी, मगर आजकल सब ओपन है। होता है जो भी वो बता रहे हैं, एक तो पॉइंट था वो हिस्ट्री में अब तो एक्यूरेट हो चुका है, कुछ तो बुक्स में आ चुका है ट्रूली, कि जो था कि मुगल एम्पायर को किसने हराया, मराठास ने हराया, वो भी था। सिख एम्पायर का पूरा हिस्ट्री में है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं सिख एम्पायर की क्या बाउंड्री थी। कश्मीर भी इसीलिए हमारे पास है बिकॉज ऑफ सिख एम्पायर। तो वो एक बात है। काफ़ी पॉइंट्स तो थे वो मेरे ख्याल से आज पब्लिक हो चुके हैं और लोगों को पता है इसके बारे में कि मिस्टर पटेल की क्या पावर थी, मिस्टर बोस की पावर क्या थी। वो एक्चुअली इलेक्टेड थे और नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला, फिर भी जबरदस्ती नेहरू को बना। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हैं आज के ज़माने में मोस्टली अवेलेबल हैं मीडिया में और लोगों को पता भी है। सिर्फ ये काम रह गया कि इन सब बातों को हिस्ट्री बुक्स में किस तरीके से लिया जाए, बताया जाना चाहिए। हिस्ट्री मुझे बुक्स में हिस्ट्री नहीं बुक्स को थोड़ा चेंज करना चाहिए जिससे लोगों को पता चले। और ये भी पॉइंट था कि जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं वो जो इन्वेडर्स थे उनके बच्चे नहीं हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो बड़े, देखो इतनी बड़ी जनता इंडिया की, और जो आ रहा है बंदा जरा सी आर्मी लेके आ रहा है इक्वल टू 1% ऑफ द फोर्स। एग्जैक्टली उस 1% ऑफ द फोर्स इतने जनरेशंस में जब इंटर मैरिजेस हुई तो डीएनए पूरा कुछ बचा ही नहीं। मोस्टली डीएनए तो वही लोगों का है जिन्होंने अपना रिलीजन कन्वर्ट किया था। होता है। और सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी जो बताया था गुमनामी बाबा, वो कह रहे हैं कि बहुत बिल्कुल सही था, मेजर चांस है, ऐसे लग रहा है। मतलब इंडिया की हिस्ट्री बहुत कुछ और होती अगर मिस्टर पटेल और मिस्टर बोस को अपना उनका हक मिला होता। और ये उन्होंने सही रीजन बताया कि मिस्टर बोस क्यों नहीं सामने आए, क्योंकि वो थे जापान के साथ, जर्मनी के साथ, और जापान जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 में हार गया था। तो अगर वो सामने आते तो उनके ऊपर भी मतलब प्रोसिक्यूशन होता, मतलब जो भी है उनको पकड़ के वो ले लेते। नहीं, पर सारे इंडियन उनके साथ खड़े हो जाते हैं, कैसे कर लो जो भी है। मतलब पॉइंट ये था कि उस वक्त इंडिया में इतनी पावर नहीं थी, मगर क्योंकि 1985 तक, मगर पॉइंट ये है कि हम उसकी बात नहीं करें, स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं जब उनका तो प्लेन क्रैश तो आ सकते थे। नहीं, प्लेन क्रैश होने के बाद। और दूसरी पॉइंट मतलब जो कहा जाता है प्लेन क्रैश हो, मगर देखिए पॉइंट यहाँ पे क्लियर था कि मिस्टर बोस को उसी की साइड जाना था जो ब्रिटिश के अगेंस्ट है, और वो थी एक्सेस पावर्स। तो काफी अच्छा वीडियो था, अमेजिंग। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।